ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। कोरोना महामारीच्या या काळात रोगापेक्षा उपचार भयंकर झालेत असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही, कारण असे अनेक उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर आलेली आहेत। विशेषतः कोरोना उपचारानंतर आवाजावी बिल काढून गोरगरीब रुग्णांचे आतोनात हाल करण्याचे अनेक तक्रारी आपल्या समोर आलेल्या आहेत आणि अशाच रुग्णांना मदतीसाठी धावून आलेले एक व्यक्ती आहेत जे पेशाने वकील आहेत आणि आपल्या वकिली पेशाचा उपयोग करून कायद्याच्या चौकटीत राहून या हॉस्पिटल्सला वठणीवर आणण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। आपल्या सोबत आहेत ॲडव्होकेट मोहिउद्दीन अहमद वैद आणि ते गेल्या 2 महिन्यांपासून अशा रुग्णांना मदत करतायत ज्यांना लाखोंची बिलं येत आहेत आणि ते भरू शकत नाहीयेत। अशा वेळेस कायद्याच्या चौकटीत राहून नेमकं काय करायचं हे त्यांच्याकडनं जाणून घ्यायला आम्ही आलेलो आहोत। नमस्कार वैद जी। वैद जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कशा पद्धतीने तुम्ही या गोष्टीचा विचार केला, तुम्ही ह्या रुग्णांना मदत करण्यासाठी पहिलं पाऊल कसं उचललं, तुम्हाला का असं वाटलं? ये जैसे कि जब से ये महामारी शुरू हुई है तो जो जुम्मा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट जो है उन्होंने आगे आए, उन्होंने एक टीम फॉर्म करी कि जो लोगों की हेल्प करे कब्रिस्तान में भी और शमशान में भी, जैसा डेड बॉडी को जो डिस्पोज करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वो थी। तो जब उन लोगों ने ये काम शुरू किया तो डेड बॉडीज आने से पहला उनके पास कुछ ऐसे केस आए, मामले आए कि भाई डेथ हो चुकी है पेशेंट की और वो गरीब लोग हैं और हॉस्पिटल का बिल नहीं भर सकते। तो एक पहला केस रिपोर्ट हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्टार्ट में एक हॉकर का जो फैशन स्ट्रीट का पे हॉकिंग करता था, तो उसका कुछ बिल हो गया था और वो नहीं भर सका था, मगर उन लोगों ने अरेंज करके भर दिया। तो जब वो ट्रस्ट ने मुझसे बात करी वो इंसिडेंट के बारे में, तो मैंने बताया कि भाई एक कानून है हमारे हिंदुस्तान में जो ऐसे टाइम पे लोगों की मदद पे आता है, उनकी हेल्प करता है। तो उनको मैंने बताया कि भाई ये इस तरीके से कानून है, तो आप ये कानून का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई बीइंग एन एडवोकेट अगर आप इसमें, तो मैंने सोचा कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी प्रक्रिया शुरू होगी ह्यूमैनिटी की तरफ से। तो ये सर्विसेज में उनको फ्री ऑफर किया कि भाई आपके पास अगर ऐसे कोई भी केस आते हैं तो वो मुझसे उनको फोन करने बोलो, फोन पे बात करने बोलो, तो मैं उनको गाइड करूंगा कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पर। मला सांगा, अशा किती केसेस मागच्या 2 महिन्यात तुमच्याकडे आलेल्या आहेत आणि त्या कशा पद्धतीच्या होत्या, कशा पद्धतीने नफेखोरी करण्यामध्ये काही खासगी हॉस्पिटल्स ह्या रुग्णांची लूट करतात? ये एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है हम लोगों ने कि कितने केस आए, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है और तकरीबन अगर समझो तो रोज का 1-2 केस तो आता ही है। तो लगभग 55, 60, 55, 60 केसेस अब तक के आए होंगे जो कि हैंडल हुए इस तरीके से। तो सबसे पहले तो जो है एक फॉर्म है, ये फॉर्म आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से हम लोग उनसे कंसेंट ले लेते और क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है तो ये फॉर्म भर के उन लोग हमें देते हैं। इसमें ये उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है और ये है कि भाई हम एक्सेसिव बिलिंग का इशू फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम है, पेशेंट का नाम है और जो कंप्लेनेंट है उसका रिलेशन क्या है। अच्छा। और ये कि भाई वो हमें अथॉरिटी देते हैं कि भाई हम आगे इसमें लीगल कार्रवाई करें इस तरीके से। हाँ। और इसके बाद में जब ये साइन करके देते हैं, अभी देखिए बहुत सी चीज क्या होती है कि ये फॉर्म साइन करने से के अलावा फोन कॉल पे ही हम उनको गाइड कर देते हैं, तो वो फॉर्म करने की साइन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो व्हाट्सअप करते या फोन करते हैं कि भाई इस तरीके से है, तो हम व्हाट्सअप पे ही उनका डिटेल मंगा लेते हैं कि भाई आपका डिटेल क्या है, आपका पैन कार्ड भेज दो, कौन सी हॉस्पिटल है उसका आपने जो एडमिशन कराया है या बिल है, और क्या प्रॉब्लम है हमको थोड़ा सा लिख के भेज दो। तो वो लिख के भेजते तो हम उनको फोन पे गाइड कर देते, तो फोन पे ही काम हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ कानून बताना है, हमारे देश का कानून बताना है कि ये कानून है और कोर्ट ने इस तरीके से ऑर्डर हुआ है। तो वो हॉस्पिटल के पास जाके बात करते हैं कि भाई इस तरीके से और कानून ये है, अगर आप लोग इस पे अगर नहीं हमको कुछ सहायता कर सकते तो हम फिर आगे हमारे वकील को बुलाते। तो हॉस्पिटल समझ के वो
मामला वहीं पे 90% मामले वहीं पे फोन पे ही सॉर्ट हो जाते हैं, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुतांश केसेस ज्या तुमच्यापर्यंत आलेल्या आहेत, काय समस्या असतात या रुग्णांना, रुग्णांच्या नातेवाईकांना? अनेकदा त्यांची रुग्णांची जी डेड बॉडी असते ती हॉस्पिटल रिलीज करत नाही, किंवा अनेकदा डिस्चार्ज दिला जात नाही जोपर्यंत लाखोंचे बिल त्यांना जे आकारलेले आहेत ते पूर्ण करत नाहीत, भरत नाहीत तोपर्यंत. तर अशा वेळेस तुम्ही नेमकं काय करता? अभी इसमें 2 टाइप के इश्यूज होते हैं। एक तो जब पेशेंट की डेथ हो गई होती ड्यू टू कोविड-19, तो उसका जो बैलेंस बिल है, जब तक के उसके रिलेटिव्स वो बैलेंस बिल नहीं भरते तो हॉस्पिटल का एक वो होता है कि भाई हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है कि भाई ये बिल क्लियर करो फिर हम बॉडी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में बॉम्बे में एक पीआईएल फाइल हुई थी 2014 में, जिसके अंदर में 2016 में, जबकि ये महामारी थी भी नहीं, 2016 में ही ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो पीआईएल जो अभी पेंडिंग है उसमें एक ऑर्डर पास किया था कि भाई इस तरीके से जो भी है, अगर समझो जो पेशेंट अगर बिल नहीं भर सकता है या जिसकी डेथ हो जाती है तो बिल नहीं भरने की वजह से पेशेंट को या बॉडी को रोकना नहीं चाहिए, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो ये एक उनका सबका इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का है, और इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सबका यही व्यू है। मेरे ख्याल से हर इंसान की यही व्यू होगी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कि भाई इस तरीके से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है बॉम्बे हाईकोर्ट का इस पीआईएल में, जिसका सहारा हम लोग लेते हैं। और दूसरा, अभी वेरी रिसेंटली इस महामारी के दौरान ही हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये 14 जुलाई को कुछ सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये मैटर पेंडिंग है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस पास किए हैं। जैसे कि मैं वो ऑब्जर्वेशंस पढ़ दूं आपके लिए, सिंपल लैंग्वेज में बता दे ताकि लोगों को समझ आए। ये हमारे कोर्ट जो है सिंपल ही है बहुत, और सारे लोगों के लिए ये कोई टेक्निकल बात नहीं है। देखो कितना सिंपल है। वी कंप्लीटली अग्री दैट द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 शुड नॉट एक्ट एज अ डिटरेंट टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम द सेट पैंडेमिक रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट टुवर्ड्स द चार्जेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी इंसान को मेडिकल केयर से वंचित नहीं होना चाहिए इस वजह से कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकता है या कॉस्ट ज्यादा है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हाल में ही 3-4 दिन पहले ही ये ऑब्जर्वेशन किया है। और ये भी ऑब्जर्व किया है, ये मैटर अभी पेंडिंग है कि भाई इस पे एक फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके लिए एक होना चाहिए कि भाई इससे ऊपर वो चार्ज नहीं कर सकते। आज ऐसा हो रहा है कि भाई लाखों चार्ज हो रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों चार्ज कर रही है पेशेंट्स को, ये बता कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, जबकि अभी तक के कोविड-19 की कोई ऐसी फिक्स मेडिसिन नहीं है। ये सबको पता है। ये सिर्फ ट्रायल हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट जैसा कह सकते हो आप, हो रहा है कि भाई इससे हो सकता है ठीक हो जाए। तो उसके लिए लाखों का बिल बन जाता है। अब वो किसी को पता नहीं है कि कैसे वो लाखों का बिल बनता है। सर, या बिलमध्ये जास्तीत जास्त पैसे हे कुठल्या गोष्टींवरती आकारले जात आहेत? तुमच्या निदर्शनास काय आलेलं आहे? अभी जो मेरी नजर में आया है, जो बिल्स मैंने स्कैन किया है, जो देखा है, उसमें मोस्टली ये होता है कि जो पीपी किट्स का जो चार्जेस है वो काफी हैवी होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो मेडिसिन के बहुत हैवी चार्जेस होते हैं। जैसे हर दूसरे दिन 50,000 की मेडिसिन आ गई। अब वो क्या मेडिसिन आई, इतना तो वक्त रहता नहीं है उस वक्त कि भाई उसको डिटेल में जाए। और देखिए आप अभी हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि भाई आप किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है महामारी की वजह से। तो एक बार पेशेंट अंदर चले गया तो उसको क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे ट्रीटमेंट होती है, ये तो किसी को पता नहीं है कैसा होता है। तो इसका कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है। तो इस वजह से वो बिल को किस तरीके से वेरीफाई करे वो तो हमको पता नहीं है कैसे हो सकता है। सर, या परिस्थितीमध्ये सरकार ह्या सगळ्या आवाजवी बिल आकारणीला नियंत्रण करण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडते। सरकारचा ह्याच्यामध्ये नेमका काय रोल आहे, याबद्दल काही सांगू शकाल?
नहीं, सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने देखिए एक नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हर एरिया के लिए, हाँ। कि अगर किसी को इस तरीके से अगर बिल का कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करे। अब प्रोसीजर ऐसा है कि आप जब नोडल ऑफिसर को एक ईमेल आईडी दिया गया है हर नोडल ऑफिसर को, तो उसे हमें ईमेल पे कंप्लेंट करना होता है। तो ईमेल पे कंप्लेंट करेंगे तो उसके बाद में आपकी कंप्लेंट जाने के बाद वो हॉस्पिटल का जो आपका बिल्स है वो ऑडिट होता है। ऐसे भी केसेस है, सरकार काम कर रही है अपना, तो वो ऑडिट होता है, उसमें अगर जो भी कुछ ज्यादा है तो वो कम होता है, और उसके बाद में उस हॉस्पिटल पे एक्शन भी होता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हॉस्पिटल्स पे एक्शन लिया जाता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि भाई उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है कि ये सब टाइम कंज्यूमिंग मैटर है। बराबर। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से ये अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई ये हमारी कंट्री का, हमारे हिंदुस्तान का लॉ है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, जो कि लॉ मौजूद है। अगर आप वो लॉ अगर हॉस्पिटल को बताएंगे तो वो लोग मान जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग भी नहीं मानते, और वो लोग भी कंसिडर करते हैं उस वक्त के लिए। सर, कारण तुम्ही अशा केसेस हँडल करताय गेल्या 2 महिन्यांपासून, तुम्हाला अनेक अनुभव आलेले असतील. यामध्ये हॉस्पिटल्सकडनं आडमुठेपणाचं धोरण कुठे घेतलं जातं का? आणि जर हॉस्पिटल्स काही गोष्टींसाठी अडवणूक करत असेल तर अशा वेळेला काय पर्याय असतो त्या रुग्णांकडे किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे? देखिए, कुछ हॉस्पिटल्स में जो लोग उस वक्त जो रात का वक्त होता है, 2 बजे होते, 3 बजे होते, तो इतना स्टाफ भी नहीं होता है हॉस्पिटल में। और जो स्टाफ होता है, बहुत सी बार ये होता है कि भाई उनको पता नहीं होता है, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विथ लॉ। जो हमारा कानून है उससे पता नहीं होता, और वो उसकी गलती भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि भाई नहीं, और जो हायर मैनेजमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त ये परेशानी आती है कि भाई वो जो स्टाफ होता है वो बोलता है नहीं, आप जब तक या हमको ये बिल पेमेंट नहीं होगा या तो हमको हायर मैनेजमेंट ऑथोराइज नहीं करेगा, जब तक हम लोग ये रिलीज नहीं कर सकते पेशेंट या बॉडी। तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ अगर हमारी जो मुंबई पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने काफी हेल्प किया है। जहां जहां मैंने अप्रोच किया है तो उन्होंने हॉस्पिटल को एक फोन किया है। यस, पुलिस भी हेल्प कर रही है बहुत। तो उन्होंने हॉस्पिटल को पुलिस के पास जाना चाहिए। आपको बेझिझक पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस लोगों की मदद के लिए बैठी है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मुंबई पुलिस के साथ, कि जब भी मैंने उनको अप्रोच किया है तो उन्होंने इमीडिएटली जो उस स्टेशन का सीनियर रहता है, जैसे मैं एक नेम भी कर दूं, बायकल्ला है, वीपी रोड है, और आपका डोंगरी पुलिस स्टेशन है, तो वहां के सीनियर ने इमीडिएटली मेरी बात पे सुन के, क्योंकि हम लोग कोई गलत बात नहीं करते, हम लोग कानून से बात करते हैं, तो उन्होंने एक फोन किया हॉस्पिटल को, और एक फोन से वो मैटर सॉल्व हो जाता है। तो मुंबई पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, इसे कानून को लागू करने में। मुंबई पुलिस का भी मैं आभारी हूँ, और उनका बहुत अच्छा रोल है। सर, कारण तुम्ही हे खूप अतिशय महत्वाचं काम करत आहात. यामध्ये 2 गोष्टी महत्वाच्या तुमच्याकडनं आम्हाला हव्यात. एक तर तुम्हाला लोकांनी संपर्क कसा करावा, ज्यांना तुमच्या अशा कायद्याची माहिती असलेल्या लोकांची गरज आहे, आणि दुसरी गोष्ट जे दाखले तुम्ही दिले, बॉम्बे हायकोर्टाचा एक ऑर्डर सांगितली, सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर जी सध्या ज्याची सुनावणी सुरू आहे, हे कुठे ऍक्सेसेबल आहे जर त्यांना हॉस्पिटल मॅनेजमेंटला हे दाखवायचं असेल तर? देखिए, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये आपको मैं एक काम करता हूं कि मैं अपनी जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मैं उस पर अपलोड कर देता हूं लोगों की सुविधा के लिए। वहां पर ये एक्सेस कर सकते। और ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया जो हमारा न्यूज़पेपर है, उसने भी इस चीज को कवर किया है 2019 में, वो भी मैं अपने उस पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना? आपका नंबर बता दीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। यस, मेरा कार्ड भी है, तो आप वो दिखा दीजिएगा। मैं वो दिखा देता हूँ। तो मुझे भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और फोन पे, तो उनको ये जानकारी मिल जाएगी। और आपका नंबर बता दीजिए। यस, मेरा मोबाइल नंबर है 9820708786। ये मेरा नंबर हेल्पलाइन है, 24 आवर्स ऑन है। मुझे लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑड आवर्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर मेरा रिक्वेस्ट है अगर इमरजेंसी नहीं हो तो मुझे नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट करे, तो मैं उनको फोन पे गाइड कर दूंगा। दैट इज इम्पॉर्टंट बात की तुम्ही निशुल्क सेवा ही देत आहात, कारण यह महामारीचा काळ आहे, हे एकदा लोकांना कळू. हाँ, ये किसी को कोई चीज की घबराने की जरूरत नहीं।
कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए मेरी सेवा जो है ये फॉर ह्यूमैनिटी है, इसका कोई चार्ज नहीं है. जी धन्यवाद सर. आमच्याशी सविस्तर ह्या विषयावरती तुम्ही चर्चा केलीत. तुम्ही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सांगितलेत. खरं तर महामारीच्या या काळात माणूस माणसापासून दूर गेलेला आहे. अनेक जण अशा परिस्थितीतही फायदा कसा होईल याचा विचार करतायत आणि खास करून काही खासगी हॉस्पिटल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये नफेखोरीमुळे अनेक रुग्णांच्या आतोनात हाल होताना आपल्याला दिसत आहेत. मात्र अशा परिस्थितीत जर कायद्याच्या चौकटीत राहून कुठलाही व्हायलन्स न करता कुठल्याही पद्धतीने लोक आंदोलन करतात, लोक ठिय्या करतात, लोक हॉस्पिटलच्या स्टाफ्सवर डॉक्टर्सवरती हातही उगारायला कमी करत नाहीत, कारण त्यावेळेसची मानसिक परिस्थिती त्यांची तशी असते. पण असं काहीही तुम्हाला करायची गरज लागणार नाहीये, कारण कायद्यात त्याची तरतूद केलेली आहे. फक्त आपल्याला त्याबाबतची माहिती हवी आहे आणि ॲडव्होकेट मोहिउद्दीन अहमद वैद सारखी जी लोक आहेत यांच्याशी संपर्क करून त्यांची मदत घेऊन आपण ही जी हा जो प्रॉब्लेम आहे जो उद्भवलेला आहे गेल्या 2-3 महिन्यात त्याच्यावरती नक्कीच फार परिणामकारक पद्धतीने तुम्ही मात करू शकता. कॅमेरा पर्सन सचिन शिंदे सोबत ऋत्विक भालेकर, एबीपी माझा, मुंबई.